बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अब हम एमसीक्यू नंबर नेक्स्ट एमसीक्यू करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन या फिर ग्राफ्ट फेलियर। ठीक है ना। तो देखें इसमें ऑप्शन ए है बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, ऑप्शन बी है पस रिसिपिएंट साइट, ठीक है, नंबर 3 है शेयरिंग फोर्सेस एंड 4 है हीमाटोमा और 5 है फॉरेन बॉडी एट द रिसिपिएंट साइट। ठीक है ना। तो देखें यहाँ पे बैक्टीरियल कंटेमिनेशन तो आप कल्चर सेंसिटिविटी कराएंगे, अगर पॉजिटिव है तो आप ग्राफ्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो आप ग्राफ्ट को डिले करेंगे प्रोसीजर को। ठीक है ना। एक बात तो ये हो गई। तो ये जो है बैक्टीरियल कंटेमिनेशन जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज नहीं है, क्योंकि कल्चर एंड सेंसिटिविटी के ज़रिए हम पहले ही इसको जो है ठीक कर देते हैं। ठीक है ना। पस एज द रिसिपिएंट साइड की बात करें तो जो पस है वो दे आर डेड WBCs। ठीक है ना। तो इसका भी इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। ठीक है। शेयरिंग फोर्सेस भी इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। जो हीमाटोमा है वो हमारा आंसर है। यहाँ पे याद रखें हमारा आंसर क्या है, हीमाटोमा। ठीक है ना। तो मैंने पहले भी जो प्लास्टिक सर्जरी की मेरी दूसरे लेक्चर्स हैं उसमें ये डिस्कस किया हुआ है कि हीमाटोमा इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन। देखें याद रखें, एक है ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है ना। आपने इसको हीमाटोमा के साथ कंफ्यूज नहीं करना। देखें हीमाटोमा जो है दिस इज़ मोस्ट कॉमन। ठीक है ना, मोस्ट कॉमन, जबकि ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक हर पेशेंट में तो ग्रुप ए नहीं आएगा ना। आप कल्चर करवा लें अगर आपने प्लास्टिक सर्जरी के वार्ड वाले पेशेंट्स की, तो कितने पेशेंट्स हैं जिसमें हीमाटोमा नेगेटिव पॉजिटिव आता है, बहुत कम पेशेंट्स होंगे। ठीक है ना। सॉरी, ये जो ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस पॉजिटिव आता है तो कम पेशेंट्स होंगे। ठीक है। तो हीमाटोमा जो है हमारा आंसर है यहाँ पे। ठीक है ना। हीमाटोमा HMT। ठीक है ना। ठीक है ना। अब हीमाटोमा ये कहाँ होगा, हीमाटोमा एट द रिसिपिएंट साइट होगा। ठीक है ना। देखें इसको बेड भी बोलते हैं। ठीक है ना। रिसिपिएंट साइट होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि जो अगर आप ग्राफ्ट लगा रहे हैं किसी पेशेंट का, ठीक है ना, तो इसकी इफ़ेक्टिव अपटेक के लिए, एडिक्वेट और इफ़ेक्टिव टेकअप के लिए आपने कोशिश ये करनी है कि वहाँ पे उस जगह में हीमाटोमा HMT हीमाटोमा, ठीक है, हीमाटोमा ना बने। ठीक है ना। तो हीमाटोमा जो है ना बने। ठीक है। ठीक है ना। तो वो इसलिए देखें, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका जो है डोनर से आप ग्राफ्ट ले रहे हैं, ठीक है, ये आपका ग्राफ्ट है। ठीक है ना, आपका ग्राफ्ट है, और ये जो है आपका रिसिपिएंट बेड है, रिसिपिएंट साइट है। ठीक है ना, ये आपकी रिसिपिएंट साइट है। ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में अगर देखें हीमाटोमा आ जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना, तो इस जगह में हीमाटोमा आ जाता है। ठीक है। तो आप ये बताएं कि हीमाटोमा जब आएगा तो ग्राफ्ट कैसे यहाँ से यहाँ तक जो इसकी अपटेक होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू में इसकी जो इम्बिबिशन होती है, इम्बिबिशन बहुत ज़रूरी होती है फर्स्ट 48 आवर्स के लिए ग्राफ्ट अपटेक, क्योंकि इसमें प्लाज्मा से डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए इसमें जो है सप्लाई एंड दिस एंड दैट जो भी चीज़ें जाती हैं। ठीक है। अब अगर बीच में हीमाटोमा आ गया तो फिर इसकी इम्बिबिशन ही नहीं होगी। ठीक है ना, इसकी इम्बिबिशन। ठीक है ना। तो ये हमारा हीमाटोमा, ये हमारा डोनर्स ग्राफ्ट, और ये हमारा रिसिपिएंट साइड। ठीक है ना, रिसिपिएंट साइड या जिसको हम बेड भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हीमाटोमा को इवैक्यूएट करें, साफ़ रखें इस जो है
बेड को से हेमाटोमा से, ठीक है ना। तो देखें अब वही वाली बात है कि यहाँ पे इम्बिबिशन नहीं होगी। आपने पढ़ा होगा ना जो ग्राफ्ट अपटेक में इम्बिबिशन का रोल होता है, और दूसरा क्या है, इंसोक्यूलेशन होती है। इंसोक्यूलेशन के ज़रिए ग्राफ्ट अपटेक करता है। नंबर 3 क्या है, रीवेस्कुलराइजेशन, ठीक है ना, रीवेस्कुलराइजेशन, ठीक है ना। तो इम्बिबिशन हो गई और इंसोक्यूलेशन हो गई और ग्राफ्ट रिवेस्कुलराइजेशन, ये 3 प्रोसेसेस होते हैं ग्राफ्ट अपटेक के लिए, ठीक है ना। तो अब हेमाटोमा होगा तो उससे इम्बिबिशन ही नहीं होगी। और याद रखें शुरू के 48 आवर्स में इम्बिबिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ग्राफ्ट अपटेक के लिए, ठीक है ना। ठीक है, आपने अब देखें हेमाटोमा बनने नहीं देना, हीमाटोमा बनने नहीं देना। तो हीमाटोमा को अवॉइड करने के लिए आपके पास क्या क्या आप जो है वो क्या कहते हैं प्रिकॉशंस कर सकते हैं, क्या क्या मेजर्स आप ले सकते हैं, ठीक है। तो देखें जो रिसिपिएंट, सबसे पहली बात जो है, कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स में आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात ये जो है वो ये है कि जो रिसिपिएंट बेड है ना, यानी बेड है ये रिसिपिएंट साइड जो है, इसकी आपने हीमोस्टेसिस का ख्याल रखना है। इसकी आपने हीमोस्टेसिस का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है ना। इसकी हीमोस्टेसिस का अच्छा ख्याल रखेंगे तो ही हेमाटोमा नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब इसकी जो है हीमोस्टेसिस फॉर एग्जांपल, हीमोस्टेसिस जो है इसके बारे में भी मेरा एक डिटेल लेक्चर मौजूद है मेरे लेक्चर्स में, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ हीमोस्टेसिस, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल ले लो कि हमने किया कंट्रैक्चर एक्सीजन किया, ठीक है ना। कंट्रैक्चर, कोई पेशेंट आया था आपके वार्ड में, कंट्रैक्चर के साथ उसकी हमने एक्सीजन की ना, ठीक है, ठीक है ना। अब ऐसे केसेस को फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम इसकी जो हीमोस्टेसिस है हम कैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। देखिए मैंने क्या कहा, हीमाटोमा को अवॉइड करने के लिए आप क्या करेंगे, अच्छी हीमोस्टेसिस मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। हीमोस्टेसिस, अब हीमोस्टेसिस अच्छी कैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक वूंड ले लो, केस ले लो, कंट्रैक्शन के साथ आया है, उसकी एक्सीजन की है हमने, ठीक है ना। तो हीमोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए याद रखें उसकी हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी एब्जॉर्बेबल गॉज पैड्स यूज़ करेंगे, ठीक है ना। एब्जॉर्बेबल गॉज पैड्स यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह ये पैड्स को फिर हम क्या करेंगे, ये पैड्स को हम एपिनेफ्रीन में सोक करेंगे इन पैड्स को, ठीक है। एपिनेफ्रीन में सोक करेंगे और इन पैड्स को टेल्फा पैड्स, ठीक है, टेल्फा, इनको क्या कहते हैं कमर्शियली टेल्फा पैड्स बोलते हैं, ठीक है ना, टेल्फा पैड्स बोलते हैं। इसी तरह फिर उसके बाद प्रेशर एप्लीकेशन, ठीक है ना, प्रेशर एप्लीकेशन से भी क्या होता है, इस जगह में प्रेशर एप्लीकेशन से क्या होगा, ये जो बेड है इस जगह में जो माइनर जो क्या कहते हैं वेसल्स हैं, ठीक है ना, ब्लीडर्स वगैरह, ये जो छोटे छोटे माइनर ब्लीडर्स होते हैं, ये फिर प्रेशर एप्लीकेशन से बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रेशर एप्लीकेशन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग हेमोस्टेसिस, ठीक है ना। समटाइम्स क्या होता है फिर कॉटराइजेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर ब्लीडर थोड़ा बड़ा है तो यू कैन कॉटराइज द ब्लीडर, ठीक है। याद रखें इस जगह में आप लाइगेट नहीं करेंगे स्विचर से, क्योंकि स्विचर विल एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी, ठीक है, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं
कि हम उसको हेमाटोमा को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात हमने कही कि आप एब्जॉर्बेबल गॉज पैड्स यूज़ करें, डिप्ड इन एपिनेफ्रिन जिनको हम टेल्फा पैड्स बोलते हैं। ठीक है ना, इसी तरह प्रेशर एप्लीकेशन यूज़ करें। ठीक है, ड्रेसिंग के दौरान प्रेशर अप्लाई करें, इसी तरह कॉटराइजेशन करें। ठीक है ना, तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो आपके जो मेश्ड जो ग्राफ्ट है, देखिए मेश्ड ग्राफ्ट, देखिए जब हम ग्राफ्ट को लेते हैं ना, ग्राफ्ट को डोनर साइड से लेते हैं तो हम उसकी मेशिंग करते हैं। ठीक है ना, या तो हम मेशर में डालते हैं या फिर उसकी सर्जिकल ब्लेड से भी हम ऐसे कट लगाते हैं। देखें फॉर एग्जांपल ये ग्राफ्ट है तो हम ऐसे कट लगाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, सिंपल कट ऐसे मारते हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये इसका जो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है ना, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देगा। दूसरी बात ये कि इसके नीचे जो हीमाटोमा बना होगा ना, ये ग्राफ्ट के नीचे, उसको ये ड्रेन कर देगा इन होल्स के ज़रिए। ठीक है ना, तो इट डिक्रीजेस हीमाटोमा फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये मेश करेंगे। अगर हमने अनमेश्ड ग्राफ्ट लिया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट डे यानी 24 आवर्स लेटर, ठीक है ना, नेक्स्ट डे 24 आवर्स लेटर हम उसकी ड्रेसिंग खोलेंगे। वी विल ओपन द ड्रेसिंग और हम देखेंगे अगर कोई हीमाटोमा है तो हम उसको इवैक्यूएट करेंगे। ठीक है, या तो हीमाटोमा हो सकता है या फिर सीरोमा हो सकता है। ठीक है ना, हीमाटोमा या फिर सीरोमा हो सकता है, तो हम इसको इवैक्यूएट करेंगे फिर। ठीक है ना, तो अगर अनमेश्ड है तो हम उसकी नेक्स्ट डे क्या करेंगे, नेक्स्ट डे ओपन ड्रेसिंग करेंगे और हीमाटोमा हो या सीरोमा जो भी है वहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, इवैक्यूएट करेंगे। ठीक है ना, याद रखिए मेशिंग जो है, मेशिंग एक इफ़ेक्टिव टेक्निक है। इसकी वजह से हीमाटोमा और सीरोमा नहीं बनता। ठीक है, इसकी वजह से ये हीमाटोमा को भी रोकती है और सीरोमा को भी रोकती है। ठीक है, इसके अलावा एक्सपेंशन होती है स्किन की। ठीक है ना, देखिए 1:1.5 के रेशो से या फिर 1:1.6 के रेशो से जो है स्किन की एक्सपेंशन होती है। ठीक है ना, जो ग्राफ्ट फेलियर है, इसकी अदर कॉजेज़ की बात करें तो अदर कॉजेज़ में इन्फेक्शन भी है। ठीक है, इन्फेक्शन भी है, डेफिनेटली वहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो ग्राफ्ट फेलियर होगा। फॉर एग्जांपल ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस हो गया या कोई और बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गया, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया तो ग्राफ्ट अपटेक ठीक नहीं होगी। ठीक है ना, इसीलिए इन्फेक्शन को रोकने के लिए फिर हमने क्या करना है, हमने पेशेंट की सही अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। वोन बेड शुड बी गुड। ठीक है ना, इसी तरह देखें हमारे जब प्लास्टिक सर्जरी के वार्ड्स में जब हम जनरल सर्जरी से पेशेंट भेजते हैं, जनरल सर्जरी से प्लास्टिक सर्जरी में, और अगर वो वूंड सही ना हो तो प्लास्टिक सर्जरी वाले पेशेंट को एक्सेप्ट नहीं करते, उसको वापस भेज देते हैं कि वूंड हेल्दी नहीं है। हमने फिर उस पेशेंट को, जनरल सर्जरी वालों ने दोबारा उस पेशेंट पे वर्कअप करना होता है और वर्कअप करने के बाद हमें क्या करना होता है, जो पेशेंट का वूंड जो है रिसिपिएंट साइड, उसको हेल्दी करना होता है। ठीक है ना, तो यही वजह होती है कि फॉर एग्जांपल 10 में से 4 पेशेंट्स वो रिसीव कर लेते हैं, बाकी सारे वापस जनरल सर्जरी के वार्ड में भेज देते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे पेशेंट्स की कल्चर सेंसिटिविटी होनी चाहिए वूंड्स के एरिए से। इसी तरह दूसरी, उसको IV एंटीबायोटिक्स पे रखना चाहिए। ठीक है, तो इससे वूंड की बेड की मैनेजमेंट सही होगी। ठीक है ना, अच्छा पेशेंट प्रिपरेशन एक बात हो गई। ठीक है, अच्छे से पेशेंट को प्रिपेयर करें और याद रखें
आपने इस तरह के पेशेंट की कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराई और उसमें कोई इन्फेक्शन आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फेक्शन आ गया, कोई भी तो बेटा फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो इन्फेक्शन जब तक ख़त्म ना होगा कल्चर एंड सेंसिटिविटी पे, हम ग्राफ्ट उसको नहीं लगाएंगे, ग्राफ्ट को डिले करेंगे और पेशेंट इस जो है रिटर्न टू द जनरल सर्जरी या केप्ट इन प्लास्टिक सर्जरी एंड वुंड इज़ मैनेज्ड, ठीक है ना, याद रखना है, ठीक है। और या फिर दो ऑप्शन है यहाँ पे कल्चर सेंसिटिविटी में, एक तो आ जाए कल्चर सेंसिटिविटी, एक तो मैंने गैप्स की बात की, ठीक है ना। दूसरी कल्चर सेंसिटिविटी की बात, अगर बैक्टीरिया जो है, अगर वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा हो, बैक्टीरिया ग्रो कर रहा हो ग्रेटर देन 105 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स CFU, ठीक है ना। तो उस पे भी हम पेशेंट को जो है डिले करेंगे, पेशेंट की ग्राफ्ट नहीं लगाएंगे। एक कल्चर सेंसिटिविटी पे गैप्स, दूसरा जो है अगर बैक्टीरिया 105 से ज़्यादा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पे ग्रो कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि इसका जो बैक्टीरियल काउंट, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी। तो इस वीडियो में हमने बताया कि हेमाटोमा इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ग्राफ्ट फेलियर। हेमाटोमा से कैसे बचाया जा सकता है अपने पेशेंट को, इसी तरह इन्फेक्शन के अगर पेशेंट को हो तो क्या किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इन दोनों के साथ याद रखें, हेमाटोमा और इन्फेक्शन के साथ आप ग्राफ्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू डिले द ग्राफ्ट प्लान, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें ग्रैब एंड स्मिथ प्लास्टिक सर्जरी से ली गई हैं, कुछ चीज़ें जो है बेले से ली गई हैं, ठीक है ना, ये आपने नोट करनी है। नेक्स्ट हमारा MCQ है, नेक्स्ट MCQ क्या है, नेक्स्ट हमारा MCQ है कि मैकेनिज्म बाय विच ग्राफ्ट्स टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द रेसिपिएंट बेड, ठीक है ना। क्या है, मैकेनिज्म बाय विच ग्राफ्ट्स टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द रिसिपिएंट, ठीक है, यानी कि बेड से क्या, कौन सा मैकेनिज्म है। ऑप्शन ए में है हमारे पास फाइब्रिन फॉर्मेशन, दूसरा है हमारे पास इम्बिबिशन, इंसर्कुलेशन, तीसरा वेसल रिमॉडलिंग, चौथा और नन ऑफ द अबव। तो हमारा इसमें आंसर है क्या है, इम्बिबिशन, ठीक है ना, इम्बिबिशन। देखें इम्बिबिशन जो है स्वेलिंग आफ्टर टेकिंग द फ्लूइड, इसको इम्बिबिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सीड को, गंदम को किसी चावल को ग्लास में रखेंगे, अगले दिन देखेंगे तो वो ना फ्लूइड एब्जॉर्ब करके इम्बाइब होके मोटा हुआ पड़ा होता है, इस प्रोसेस को इम्बिबिशन कहते हैं, ठीक है ना, याद रखें। ड्यूरिंग इम्बिबिशन द वेट ऑफ द ग्राफ्ट इंक्रीजेस, ठीक है, बाय ऑलमोस्ट 40%, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह इसका हमारा आंसर है इम्बिबिशन, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए जो ग्राफ्ट का जो सर्वाइवल है, ग्राफ्ट सर्वाइवल इट डिपेंड्स ऑन वेरियस प्रोसेसेस, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम मैं बात करूं डे 1 और डे 2 की, ठीक है, डे 1 और डे 2 की बात करूं तो इसमें इम्बिबिशन अब 48 आवर्स तक, मैंने पहले भी बताया आपको, इम्बिबिशन के ज़रिए ग्राफ्ट अपने आप को सर्वाइव रखता है, ठीक है ना, इम्बिबिशन, ठीक है ना, इम्बिबिशन के ज़रिए। अच्छा, इसमें इम्बिबिशन में क्या होता है कि जो ग्राफ्ट है वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स वो लेता है फ्रॉम द बेड। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है, डोनर साइड, रिसिपिएंट साइड से, बेड से, ठीक है ना। और ये जो है थ्रू कैसे होता है पता है, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन के ज़रिए ये न्यूट्रिएंट्स एंड फ्लूइड्स ग्राफ्ट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। फाइब्रिन लेयर जो होती है ना, इस दौरान इसी डे 1 to डे 2 में ग्राफ्ट और बेड के बीच में फाइब्रिन लेयर बन जाती है, फाइब्रिन लेयर बन जाती है ग्राफ्ट और बेड के बीच में, ठीक है। तो ये एक डे 1 to डे 2 हो गया। अब डे 3 से लेके डे 5 की बात करें, डे 3
से लेके डे 5 की बात करें तो इस दौरान क्या होता है, इस बीच में जो इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस होता है वो इनसर्कुलेशन होता है, ठीक है ना, इनसर्कुलेशन, ठीक है ना, इनसर्कुलेशन, दिस इज ओ, ठीक है, इनसर्कुलेशन, ठीक है ना। तो इनसर्कुलेशन जो होता है इसको आप ऐसे याद रखेंगे, डे 3 टू डे 5 में 3 सर्कुलेशन, 3 सर्कुलेशन, ये निमोनिक है, ठीक है, ये निमोनिक है। इसमें क्या होता है देखिए, एक तरफ हमारी वो है डोनर साइट है, ठीक है ना, और दूसरी तरफ रेसिपिएंट साइट है हमारी, ठीक है, रेसिपिएंट ऐसे रेसिपिएंट साइट है, ठीक है ना, ये रेसिपिएंट साइट है, ठीक है। अब इसमें इनसर्कुलेशन में जो वेसल्स होती हैं, छोटी छोटी वेसल्स, ग्राफ्ट की भी, ठीक है ना, ग्राफ्ट की भी, और वेसल्स ऑफ द रेसिपिएंट बेड की भी, ये क्या करती हैं, ये अपने आप को ऐसे अलाइन करती हैं, ठीक है ना। बीच में आपकी बनती है फाइब्रिन लेयर, बन चुकी होती है, क्योंकि फाइब्रिन लेयर कब बनती है, डे 1 टू डे 2 में, ठीक है ना। तो अब इस बीच में ये अलाइन करते हैं कैपिलरीज ऑफ द डोनर साइट, यानी कि डोनर साइड तो इसको नहीं कहेंगे, इसको ग्राफ्ट कहेंगे, ग्राफ्ट कैपिलरीज, और बेड साइड यानी कि रिसिपिएंट साइड की कैपिलरीज अलाइन होके एक दूसरे के साथ अटैच होने की कोशिश करती हैं, इसको इनसर्कुलेशन कहते हैं। याद रखें, इनसर्कुलेशन जो है इस प्रोसेस को, इन कैपिलरीज में ना, इनको किसिंग कैपिलरीज भी बोलते हैं, किसिंग कैपिलरीज, ठीक है। इसलिए इसको इस निमोनिक से याद रखें, 3 सर्कुलेशन, 3 सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो 3 से आपको याद आएगा 3 to 5 डेज सर्कुलेशन, व्हेन अ बॉडी किसिस अदर बॉडी, तो इसको सक से आपको किस याद आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो किसिंग कैपिलरीज, किस से फिर आपको किसिंग कैपिलरीज याद आ जाएंगी, ठीक है। किसिंग कैपिलरीज जो है वो ये इनसर्कुलेशन में होती है, ठीक है, आपने ये याद रखना है, ठीक है ना। और ठीक है, नेक्स्ट देखें कि 3 to 5 जो है, 3 to 5 तो हमने कर लिया। नेक्स्ट है उसके बाद डेफिनेटली डे 4 आता है, ठीक है, डे 4 में क्या होता है पता है, डे 4 में क्या होता है, कोलेजन जो होता है, कोलेजन आ जाता है, ठीक है ना, डे 4 में कोलेजन आ जाता है। कोलेजन क्या करता है, कोलेजन इसको ये जो ग्राफ्ट है, ग्राफ्ट को रिसिपिएंट साइड से एंकर कर लेता है। ये देखें, ये कोलेजन आ गया है, ठीक है, ये कोलेजन इसको इसके साथ एंकर करता है इसको, तो ग्राफ्ट, ठीक है ना। तो डे 4 में क्या आता है, कोलेजन, ठीक है, इसका यही काम होता है, ठीक है। अच्छा, आफ्टर डे 5 क्या होता है, 5 दिन के बाद, आफ्टर डे 5 के बाद, ठीक है ना, डे 5 जो है, डे 5 के बाद क्या होता है, डे 5 के बाद न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म बिटवीन ग्राफ्ट एंड द रिसिपिएंट, यहाँ पे परफेक्टली न्यू ब्लड वेसल्स बन चुकी होती हैं फिर, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह करके न्यू ब्लड वेसल्स आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है ना। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये कब बनती हैं, 5 दिन के बाद से ये ब्लड वेसल्स बनती हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यू वेस्कुलराइजेशन, ठीक है। डे 5 में ब्लड वेसल्स बन गई, इसको हम क्या कहते हैं, न्यू वेस्कुलराइजेशन, न्यू वेस्कुलराइजेशन हो गई, ठीक है। इसी तरह फिर आफ्टर 6 वीक्स की बात करें, 6 वीक्स के बाद, 6 वीक्स के बाद क्या होता है, 6 वीक्स के बाद, ठीक है, 90% जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो अचीव हो चुकी होती है, ठीक है ना। इसमें कोलेजन डिपोजिशन अच्छी होती है, न्यू वेस्कुलराइजेशन बेहतर से बेहतर होती जाती है, ठीक है ना, फाइब्रिन डिपोजिशन बेहतर से बेहतर, तो ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही होती हैं 6 वीक्स तक, ठीक है ना। तो 6 वीक्स जो है इसके बाद 90% जो स्ट्रेंथ अचीव की जाती है, और यहाँ पे जो मेन जो रोल प्ले करता है वो कोलेजन प्ले करता है, ठीक है।
कोलिजन प्ले करता है, ठीक है ना। तो ये थे स्टेप्स ऑफ स्किन ग्राफ्ट अपटेक, ठीक है ना। तो कहीं भी जब हम कोई ग्राफ्ट लगाते हैं, ठीक है, तो वो उसके फिर क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना। तो इस डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आपने जो है ऐसे बनाना है। यहाँ पे मैंने ये जो किया ना, ये आपने काटना नहीं है, ठीक है ना। इसको आप लगाएंगे यहाँ पे, सॉरी रेड कलर लेता हूँ, रेड कलर से ना ऐसे करके इसको आपने कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो हमारा अल्सर नहीं है ना, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक स्किन है, ठीक है। ऐसे करके आपने ये डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। तो ये जो है 3 चीज़ें थी, प्लाज्मा इम्बिबिशन, ब्लड वेसल कनेक्शन जिसको हम इंसर्कुलेशन कहते थे, और न्यू रीवेस्कुलराइजेशन या फिर न्यू वेस्कुलराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट MCQ क्या है हमारे पास, देखते हैं।